सबसे पहले तो मैं जगदीप जी आप ही के पास आऊंगी। कुछ ही पलों के बाद एग्जिट पोल सामने आने वाला है। कई ऐसे मुद्दे रहे जो एग्जिट पोल में हम उनसे पहले बात कर रहे हैं कि जिन सवालों को लिया गया, रोजगार का बड़ा मुद्दा हुआ, हेल्थ को लेकर बातचीत हुई, एजुकेशन को लेकर बात हुई, और इस बीच में यहां पर वोटर जो है वो धर्म के आधार पर भी बटा। यानी कि एग्जिट पोल जिस तरह से हुआ उस आधार पर बात कर रहे हैं, जनता ये कह रही। जवाब दीजिए। आशा जी शुक्रिया आपको। देखिए, एक बात जो मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि पूरे देश में लगभग 50% चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें तो बहुत ज्यादा विचार मनन की जरूरत नतीजों को लेकर होती नहीं, स्थिति साफ होती है। और ये दोनों राज्यों के चुनाव जो है, इनफैक्ट एक यूपी और एक राज्य के चुनाव जो है, वो काफी हद तक परिस्थितियां पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि जो भी आकलन जितने भी पोलस्टर्स हैं, चाहे वो एक्सिस वाले हैं, चाणक्य है, सी वोटर है, आप लोगों ने भी किया है, तो निश्चित तौर पर इस मर्तबा जो भी एग्जिट पोल आएगा कम से कम वो वैसा नहीं होगा जो हमने पिछली मर्तबा 400 पार वाला जो प्रकरण हुआ उस वक्त देखा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बढ़िया व्यापक स्तर पर और एक बड़े लेवल पर कई हजार लोगों को, जगदीप जी आज आपके पास भी मौका है, आप भी अपना एग्जिट पोल दे दीजिएगा थोड़ा। जी आपके पास भी मौका है और आप भी अपना एग्जिट पोल बता दीजिएगा। आपका एग्जिट पोल क्या बता रहा है जगदीप जी? शीतल जी, मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको अपना एग्जिट पोल बता देता हूँ, बड़े स्पष्ट और छोटे से उदाहरण से जी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए और हमने देखा वहां पे हरियाणा नृत्य जो है वो, और वहां पर माननीय राहुल गांधी जी भी गए और उन्होंने डंकी रूट की बात की। फिर वो हरियाणा आए और उन लोगों से मिले जो एक तरह के भुक्तभोगी थे। तो ये जो डिफरेंस है ना, इस एक उदाहरण से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि शाह रग पर हाथ किसका था, लोगों के बुनियादी मुद्दों तक इसकी पहुंच थी। और जिस तरीके से इस मर्तबा कांग्रेस हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ा है, मैं बिल्कुल इस बात से पूरी तरह अपने आप को निश्चित मानता हूं और मैं ये कह सकता हूं आपको दावे के साथ कि नतीजे जो हैं वो कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के हक में होने जा रहे हैं। जी ठीक है अभिजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभिजीत जी, आपकी जो अभी तस्वीर दिख रही है, लोग वहां पर आपसे मिलने भी पहुंच रहे हैं, आपकी दिल की आवाज क्या कह रही है? क्योंकि थोड़ी देर के बाद एग्जिट पोल भी सामने आएंगी। शीतल जी बिल्कुल सही बात है, दिल की आवाज तो उस भगवान की आवाज होती है और दिल से तो यही चाहेंगे कि कमल खिले, हर जगह पे कमल खिले, क्योंकि कमल जहाँ जहाँ पर खिलता है वहां पर सुख शांति रहती है और बुरी ताकतें जो है वो अपना असर नहीं दिखा पाती हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, कमल जरूर खिलेगा। और जहाँ तक रही बात राहुल गांधी जी की, इन्होंने राहुल गांधी जी विदेश की बातें को तो की, इन्होंने राहुल गांधी जी की वो इलियाना उमर वाली मीटिंग का नहीं बताया कि वो इलियाना उमर के साथ जो वहां पर बैठ के जो देश के खिलाफ षड्यंत्र उनका रहा है उसका क्या कारण था, जरा वो तो लोगों को बता देते। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो एक बात समझानी चाहिए आपको। मुझे लगता है कि शायद जगदीप जी की सुन ले वो, तो उन्हें बताइए कि देश जो है वो सबसे ऊपर होता है और देश से ऊपर कुछ नहीं होता। और जब आप देशद्रोहियों के साथ जाके खड़े होंगे तो पूरा देश कम से कम जब आपकी तरफ देखेगा तो मुझे लगता है कि वो फिर एक बड़ा दुख सा होता। तो मुझे लगता है कि ऐसा चीज करनी चाहिए। आओ मिलकर देश को आगे लेकर चलते हैं। नतीजे तो आते रहेंगे, वो कह रहे हैं कि देश को आगे लेकर चलना, लेकिन देश सर्वप्रथम होना चाहिए। आशा जी, मैं अभिजीत जी को भी शुभकामनाएं दूंगा, पहली तो बात। और आज मैं चाहता नहीं हूँ किसी पॉलिटिकल डिबेट में वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चले। बस इतना कहकर इनके सवाल का उत्तर दे दूं कि जिनका इन्होंने जिक्र किया वो अमेरिकी सांसद है, थोड़ा सा होमवर्क कर लें। और आपका तगमा देने से और आपके वैचारिक पुरोधाओं का आप जब इतिहास देखते हैं, 52 साल तक जिन्होंने झंडा नहीं लगाया वो तय करेंगे कि किसका राष्ट्र प्रेम कैसा है। और आप एक अमेरिकी सांसद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचिए। मैंने जो उदाहरण दिया वो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं था, मैंने सिर्फ ये बताया कि शाह रग तक हाथ किसका था। अब हम बात मुद्दे की करें तो बड़ी जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और मैं एक और चीज आशा भी आपको बताऊं, देखिए एक बड़े चैनल ने, मैं नाम लेके बोलता हूँ, आज तक ने उस पॉलिस्टर कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जिसने वो चुनावी नतीजे जो घोषित किए थे जिसमें 400 पार बता दिया था। तो ये मैं क्रेडिबिलिटी की बात भी मानता हूँ कि इस मर्तबा कम से कम वो तमाम बड़ी एजेंसीज जो इस तरीके का होमवर्क करती हैं, व्यापक स्तर पर करती हैं, वो अपनी रेलिवेंस बनाए रखेंगी और होपफुली
बहुत जल्द जो है इन सच अ स्पैन ऑफ पीरियड द थिंग्स विल बी क्वाइट क्लियर। मैं इतना ही कह सकता हूँ, औपचारिकता बश की मेरी शुभकामनाएं। अभी तो एग्जैक्ट रिजल्ट तो 8 अक्टूबर को ही आएगा, अभी तो सिर्फ हम चर्चा कर सकते हैं और जनता की तरफ से जो एग्जिट पोल में बताया गया है वो सामने रख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों की एग्जिट पोल को देखें तो वोटर इस वक्त और इस बार बटा जरूर है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, सीट के आधार पर हो, चेहरे के आधार पर हो, पार्टी के आधार पर हो या फिर मुद्दों के आधार पर हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर के साथ बात हुई, वो कह रहे हैं कि पिछले समय में क्या हुआ उससे लेना देना नहीं है, आगे आने वाले टाइम में किस तरह से काम होगा, विजन क्या है, कौन सी सरकार विजन लेकर आएगी, वो होना चाहिए। देखिए आशा जी, मैं एक बात कह के ये स्पष्ट कर दूं आपको, शीतल जी भी बैठे हैं, मैं अब आपसे एक प्रवक्ता के तौर पे नहीं, एक नेता के तौर पे बात कर रहा हूं। 44,000 हाउस होल्ड तक मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर पहुंच बनाई पिछले 6 सालों। तो जो मेरा अपना अनुभव कहता है, जो मैं समझ पाया हूँ, दूर दूर के देहाती इलाकों में भी लोग बड़े अच्छे से कि क्या चल रहा है देश में। अगर बुनियादी मुद्दों से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान दिखाने की कोशिश की है तो उसका असर जो है वो इस चुनाव में दिखेगा। तो मैं मानता हूँ कि बुनियादी मुद्दे, खास तौर से बेरोजगारी का, महंगाई का, और जिस तरीके से यहाँ हमने देखा जो एक शासनकाल रहा है जिसमें टोल प्लाजास भी था, स्मार्ट मीटर्स भी था, प्रॉपर्टी टैक्स भी था और बहुत सारी बातें, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में घर कर गई हैं और मुझे लगता है कि इसका जो आपकी आवाज कट रही है, मैं लौटता हूं आपके पास। अभिजीत जी, मेरा एक सवाल रहेगा, शुरुआत में हमने सारे सवाल दिखाए, एक एक कर सवाल दिखाए जो हमने लोगों से पूछे हैं और जिस आधार पर हमने एग्जिट पोल बनाए हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि पिछले कुछ सालों में आपने कितना काम उन सब सवालों पर किया है, उन सब मुद्दों पर किया है। तो क्या आपको लगता है ये तमाम सवाल जो अभी उठ रहे हैं वर्तमान में, जो जब खड़े हो रहे हैं, तो आप उन पर खड़े उतर पाए हैं? पिछले 10 साल केंद्र में आप सत्ता में रहे हैं। देखिए शीतल जी, इस तरह से है कि एक चीज को तो समझने की जरूरत है कि कंपैरिजन किस चीज का कंपैरिजन है। 50-60 साल का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इन्होंने किया और 5-6 साल का जो भी यहाँ पर रहा, उसको अब कंपैरिजन जब किया जाता है तो जमीन आसमान का फर्क है। चले कहीं ना कहीं हम यहाँ तक तो अब कामयाब हो गए कि जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने आज तक कभी मैनिफेस्टो नहीं छपवाया था, इस बार इन्होंने प्रेस वालों को तकलीफ देकर अपना मैनिफेस्टो तो छपवाया, सच झूठ जो भी बोलना था उसमें बोला। अब एक मैनिफेस्टो ऐसा बना नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिसमें उन्होंने ऑटोनॉमी की बात की, फिर से देश को वहीं पर पीछे धकेलने की बात की, वहां पर ले जाने की बात की जहां पर इंदिरा गांधी जी भी नहीं चाहती थी कभी कोई जाए। अब वो राहुल गांधी जी ने आके उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। तो लोग देख रहे हैं सब चीजों को, लोग इनकी 2.5 लाख की बैकर अपॉइंटमेंट भी देख रहे हैं। अब ये बोलते हैं कि इलियाना उमर थी जी, वो तो सांसद है, सांसद होने से क्या हो गई कि वो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ कोई अगर षड्यंत्र बुनेगी तो क्या हम उनको देखते रहेंगे या उनके साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचाएंगे? जो पाकिस्तान को लेकर हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र बोलते हैं, वो सांसद छोड़ के भले कहीं के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, उनके लिए हम वही कहेंगे जो हम अभी कह रहे हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं इस चीज के लिए, क्योंकि भारत देश की एकता और अखंडता के लिए। अभिजीत जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जो हमने सवाल लोगों से पूछे हैं, क्या आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं? देखिए, पब्लिक है, पब्लिक ने डिसाइड करना है इन सब चीजों को। पब्लिक इन्हें भी देख रही है और पब्लिक हमें भी देख रही है। दोनों चीजों को पब्लिक अच्छी तरह से इनका आकलन भी लगा रही है। और जहां तक रही बात, अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, बाकी चीजें करेंगे, तो आपको पता है 500-600 रुपए के ऊपर इन्होंने ही डेली वेजों से 20-20 साल उनका खून चूसने का काम किया है। अगर बाकी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एम्स, IIT, IIM आपके सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपके सामने आज जो 8-8 कौमी शहर पर टनल्स बनी है, जो फ्लाईओवर्स के नेटवर्क बन गए, सब आपके सामने। और सबसे बड़ी बात है जो जान की सुरक्षा, कि सुबह जो घर से निकलता है शाम को अपने घर पर सुरक्षित पहुंचेगा। और 1.5 लाख कब्रों का हिसाब किताब मैंने राहुल गांधी जी से पूछा था, जगदीप जी से पूछा था, उमर साहब से पूछा था, किसी ने हिसाब किताब नहीं दिया उसका आज तक। हाँ, अपना उसी एजेंडे को चलाकर इस आंकड़े को आगे ले जाने में जरूर कोशिश। लेकिन सर अभिजीत जी, जिस सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं और जिस जीरो टॉलरेंस की नीति से आप शुरुआत कर रहे थे जब 2014 में आपने सरकार बनाई थी, लेकिन अभी भी घटनाएं हो रही हैं, आतंकी घटनाएं हो रही हैं। और अब तो जम्मू कश्मीर से शिफ्ट जम्मू में हो चुका है। आप देख रहे हैं जम्मू संभाग में किस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं। बिल्कुल शीतल जी, लेकिन एक बात है कि इसमें गिरावट कितनी है, 70%। पत्थरबाजी पूछिए जरा, एक केस भी हुआ कोई पत्थरबाजी का? तो ये चीजें पहले से इंप्रूवमेंट तो 20 साल के खड्डे इन्होंने खोद कर रखे। कहाँ 87 की रिगिंग से ये लोग शुरू हुए थे, कहाँ वो कश्मीरी वो कह रहे हैं कि 70 सालों से जो गड्ढे डाले गए थे